अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, हमारा आज का शो जो है वो बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे है, रादर एक बहुत टेक्निकल स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ लॉ ये कंसिडर किया जाता है, जिस पे अपने आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में कस्टम लॉज के हवाले से और इससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ इशूज़ अराइज़ करते हैं उस पर भी हमारी कोशिश होगी एट अ वेरी बेसिक लेवल कि हम आपको बताएं कि जब हम बात करते हैं कस्टम लॉज की तो इस कानून के अंडर जो है वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आयद की गई हैं ऑन कस्टम ऑफिशल्स। इसी हवाले से हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से गुड्स हैं इंपोर्टेड हों या एक्सपोर्टेड हों जिनके ऊपर प्रोहिबिशंस या रिस्ट्रिक्शंस प्लेस की गई हैं एज़ पर द लॉ। एंड इसी कोर्स में हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि जब हम बात करते हैं कस्टम ड्यूटी की तो उसकी डिटर्मिनेशन जो है वो कानून के तहत किस तरह से की जाती है। अगर किसी किस्म का कोई भी इशू या झगड़ा अराइज करता है कस्टम ऑफिशल्स या फिर इंपोर्टर्स के दरमियान तो उसको रिजॉल्व करने का कानूनी तरीका क्या है। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुनीब कादिर साहब जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। और उनके साथ तशरीफ फरमा है अली शराजी साहब जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। एंड हमें वाया जूम ज्वाइन करेंगे जमील नासिर साहब जो कि चीफ कस्टम्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें आइए रिपोर्ट देखते हैं और वहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। कस्टम्स एक ऐसा अवामी इदारा होता है जो मुल्की हुदूद में अशिया, मुसाफरों की नकलो हमल, कार्गो, तिजारत, दस्तावेज़ात और गैर मुल्की करेंसी की बरामद और दरामद को भी कंट्रोल करता है। कस्टम से मुंसलिक मसाइल का इत्तलाक 3 बॉर्डर्स पर होता है, ज़मीन के ज़रिए, समंदर के ज़रिए और हवा के ज़रिए। किसी भी मुल्क की बरामदात और दरामदात को कस्टम्स के ज़रिए रेगुलराइज करने के लिए कवानीन की ज़रूरत होती है। इस हवाले से पाकिस्तान में भी कवानीन मौजूद हैं जो पाकिस्तान की दरामदात और बरामदात को बज़रिया कस्टम्स रेगुलराइज करते हैं। ये कस्टम हुकाम की जिम्मेदारी है कि वो जायज़ सामान की दरामद और बरामद को यकीनी बनाएं और बैनुल अक़वामी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ तिजारत के लिए साज़गार माहौल मुहैया करें। कस्टम्स कवानीन की पाबंदी पाकिस्तान का मस्बत इमेज दुनिया को दिखाने में मावन साबित होती है। जी नाजरीन, आपने ये रिपोर्ट देखी और यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जमील साहब, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो हम आपसे करें एट अ वेरी बेसिक लेवल, जो है आप नाजरीन की रहनुमाई करें इस बात पे कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में कस्टम्स की, कस्टम ऑफिशल्स, कस्टम बॉर्डर मैनेजमेंट की, तो इस हवाले से जो है वो क्या जिम्मेदारियाँ जो हैं वो आयद की गई हैं कस्टम्स के ऊपर। ये तो हम सब समझते हैं, एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग है कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और उनसे रिलेटेड जो प्रोहिबिशंस हैं उनकी जो रेगुलेशन है उस पर जो है कस्टम ऑफिशल्स की ड्यूटी है कि वो कस्टम ड्यूटी जो है वो लीवाई करें। लेकिन ओवर एंड अबव दैट एज पर द लॉ और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कस्टम ऑफिशल्स की? कस्टम्स का जो बेसिक है वो है कि कस्टम डील्स विद द गुड्स। जो भी चीज़ें मुल्क से बाहर जाएंगी या मुल्क के अंदर आएंगी, वो सी रूट से आए, वो लैंड रूट से आए, वो वाया एयर आए, वो वहाँ पे कस्टम्स की एक जो रिस्ट्रिक्शन बनती है। अच्छा, उन गुड्स के हवाले से क्या क्या चीज़ें हो सकती है? तो ये हो सकता है कि अभी भी जो है एक अच्छा खासा चंक जो है कस्टम्स रेवेन्यू का वो हम कस्टम ड्यूटी से कलेक्ट कर रहे होते हैं, एट द इंपोर्ट स्टेज कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो रेवेन्यू इज वन ऑफ द फंक्शन। एंड दूसरा फंक्शन फैसिलिटेशन है। सर्टनली जो है अगर आप जितनी आसानियां पैदा करेंगे कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में, जितना आप रिड्यूस करेंगे क्लियरेंस टाइम को, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कस्टम्स अफसर की ये भी जिम्मेदारी है। और तीसरी जो कस्टम्स अफसर की जिम्मेदारी है वो है कि देयर आर नंबर ऑफ अदर लॉज जो कस्टम्स एक्ट के अलावा है, जो एट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टेज जो कस्टम्स का अफसर है ऑन बिहाफ ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज और या ऑन द बिहाफ ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स जो है इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक जो आएगी अपना कोई चीज आपने इंपोर्ट की है किसी मुल्क से, तो बेसिक तो कस्टम्स का ये बनता है कि हमने देखना है कि इस पे कस्टम्स ड्यूटी क्या है और इस पे वो हमने कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन उसके आगे उस पे
ود ہولڈنگ ٹیکس بھی ہو سکتا ہے, اس پہ جو ہے لیویبل سیل ٹیکس بھی ہو سکتا ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تو ریونیو کے حوالے سے وہ دیکھے گا. اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ وہ گڈس ویدر امپورٹیبل ہیں بھی یا نہیں ہے, ملک میں آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا منیب صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ اس بات پہ ناظرین کی رہنمائی کریں کہ سر نے تو ہمیں ایک جنرل جو ہے بتایا کیا رول ہے کسٹم کا, لیکن آئی تھنک موونگ آن فرام دیر ہمیں اس بات کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں پہ ہم آف کورس کسٹم بارڈر مینجمنٹ کی بات کریں, وہاں پہ اس سے منسلک جو ہے اور بھی کرائمز جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں. ہم نے دیکھا ہے جس طرح کہ ڈرگ ٹریفکنگ, ہیومن ٹریفکنگ ہو گیا, ٹھیک ہے, پھر منی لانڈرنگ کے ایشوز بھی ارائز کرتے ہیں. تو کس طرح سے ہم اس ایشو کو ایک لوکل لیول پہ نہیں بلکہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں تھرو آر لاز اینڈ پالیسیز؟ جی بالکل, کیونکہ کنسرن ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ جو بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے کراس بارڈر یا ٹرانس نیشنل ٹرانزیکشن, چاہے وہ گڈس کو لے کر ہو یا ابھی آپ نے ہیومن ٹریفکنگ کی بات کی ہے یا پھر منی لانڈرنگ, یہ سارے کنسرنز جو ہیں یہ بہت ریئل ہیں اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کا جو لیگل میکنزمز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہونے چاہیے. اب جس طرح ہیومن ٹریفکنگ کو کرمنلائز کیا گیا ہے 2016 کے اندر بھی ایک امینڈمنٹ آئی تھی کہ پی پی سی میں ایک نیا سیکشن 369A لایا گیا تھا جو 5 سے 7 سال کی سزا مقرر کرتا ہے. اسی طرح سے اس کے اوپر پہلے سے ہی ایک پریونشن کنٹرول آف ہیومن ٹریفک آرڈیننس بھی ہے, تو یہ بڑا ایک سیریس کرائم کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے 2018. اسی طرح سے بالکل, تو اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں کسٹمز ڈیوٹیز وغیرہ پے ہونی چاہیے, وہ اسی کیونکہ اگر آپ نہیں پے کرو گے یو نیڈ ٹو بی شیور کہ آپ نیشنل ایکسچیکر کو ڈپرائیو نہیں کر رہے فرام دا ریونیو دیٹ دے نیڈ ٹو کلیکٹ. یو نیڈ ٹو میک شیور کہ کوئی ایسا آئٹم امپورٹ نہیں ہو رہا آپ کے ملک کے اندر جس کے اوپر منائی ہے, یا کچھ ایسا ایکسپورٹ نہیں ہو رہا جس کے اوپر پابندی ہے. سو اس کے لیے لیگل فریم ورک کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے, لیکن یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ ایریا ہے کیونکہ آپ اس میں ریگولیشن تو لانا چاہتے ہیں لیکن ریگولیشن کے چلتے آپ یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کی جو فریڈمز ہیں یا ایون جو بزنس ہے اس کے اوپر کوئی نیگیٹو امپیکٹ آئے. آپ ان کو بھی انیبل کرنا چاہتے ہو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ چاہتے ہو کہ ایک جو ریگولیشن کا دائرہ ہے اس کے اندر بھی ٹرانزیکشن شامل ہوں. جی بالکل منیب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں ناظرین کو, بیکاز ہم بات کریں کسٹمز کی, آئی تھنک ایک بہت ریلیونٹ کویسچن, رادر پرٹیننٹ کویسچن اس حوالے سے جو بنتا ہے وہ یہ کہ آپ یہ ناظرین کو بتائیں کہ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آن پروہیبیشنز اینڈ ریسٹرکشنز, تو وہ کون سے آئٹمز ہیں بوتھ امپورٹس میں اینڈ ایکسپورٹس میں جن پہ اس قسم کی پروہیبیشنز پلیس کی گئی ہیں قانون کے تحت؟ کسٹم ایکٹ میں سیکشن 15 میں پروہیبشن کا معاملہ ہے اور کسٹم کے پاس ایکسکلوسیو جورسڈکشن کسٹم آفیسر کو دی گئی ہے کہ سیکشن 16 میں وہ کسی کو بھی ریسٹرکشن یا پروہیبشن امپوز کرتے اور 17 میں جا کے اسے وہی جو وہ فیصلہ کرے گا اس کی پینلٹی کلاس بھی لگا دی گئی ہے. تو یہ بذات خود جو پروہیبشن کا کوشچن ہے یا پروہیبشن کا جو سبجیکٹ ہے, یہ بیک وقت جج, جیوری اور وکیل تینوں چیزیں کسٹم آفیشل ہوتا ہے. سیکشن 15 میں وہ پروہیبشن ایک جرنل ہے, 16 میں وہ خود امپوز کر سکتا ہے اور 17 میں وہ خود ہی اس کو سزا بھی دے سکتا ہے. مطلب کہ ساری پاورز جو ہیں وہ کسٹم آفیشل کے پاس ہی ہیں, اس کے پاس ہے. جی. اور پھر اس کے بعد جو سب سے اس میں الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ سیکشن 161 میں اس کے پاس پاور آف اریسٹ ہے. وہ کسی بندے کو بھی وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتا ہے, 63 میں ایگزامن کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ وہ وداؤٹ سرچ وارنٹ سرچ کر سکتا ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ وہ کون سے پروڈکٹس ہیں, وہ کون سے آئٹمز ہیں, وہ کون سے گڈز ہیں, ٹھیک ہے, جن کے اوپر ایک قانون میں پروہیبیشن جو ہے وہ پلیس کی گئی ہے جب ہم امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں, اس کے بارے میں ناظرین اس میں ایک تو سیکشن 15 میں انہوں نے ان ڈیٹیل بتایا ہے اور 16 میں اس کا رکھا ہے کہ جو بعد میں گورنمنٹ پالیسی ہو, نارمل وہ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے لیے ڈینجرس ہوں, obscene چیزیں ہوں, دیگر مورلی ایسی چیزیں ہوں جو سوسائٹی کو ڈیمیج کریں. جو کسٹم کا اثر رول ہے نا, یہ ہمارے فزیکل سولجر ہیں, یہ ہمارے معاشی سپاہی ہیں جنہوں نے ہمارے بارڈر کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ہماری اکانومی کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ہماری لیویز اور سرچارجز اکٹھے کرنے ہیں. تو وہ ٹائم ٹو ٹائم ہو سکتا ہے کہ آج ایک چیز جو ہے وہ بالکل لائک کچھ عرصہ پہلے ویٹ یا شوگر جو تھی اس کے حوالے سے کوئی کنسرن نہیں تھا, بٹ امیڈیٹلی ایز دا ورلڈ سینیریو چینج وہ ساری چیزیں اس پہ پروہیبشن
आ गई। जी बिल्कुल सर, तो आपका यहाँ पॉइंट पे आ जो गया। प्रोहिबिशन का क्वेश्चन है वो बिल्कुल डिफरेंट मतलब बेसिकली कि वो एवर इवॉल्विंग है, आपका पॉइंट जी, आ गया। बिल्कुल, बिल्कुल वो सर, वेरिएबल है, वो वेरिएबल fluctuable है। अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टाइम्स। बिल्कुल according जी। to change। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जमील साहब, हमने रिसेंटली देखा है कि गवर्नमेंट ने जो है इम्पोज किया है एक बैन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी एंड नॉन एसेंशियल आइटम्स। सो एज अ कस्टम्स ऑफिसर सर, आप नंबर वन इस बैन को जो है वो किस तरह से देखते हैं, मोर सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस बेसिकली, बिकॉज रिसेंटली हमने ये भी देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों की कंप्लेंट सामने आई कि उनके जो पर्सनल यूज़ के आइटम्स थे उनको लिया जा रहा था, जिसके बाद जो है ये क्लैरिफिकेशन मजीद आई कि सिर्फ उन आइटम्स को लिया जाए जो कि कमर्शियल क्वांटिटी में हो। सो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि नाजरीन के भी इंटरेस्ट का होगा वो ये होगा कि किस तरह से फिर आप एक लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते हैं उन आइटम्स के बीच में जो कि कमर्शियल इस्तेमाल की हैं बनिस्बत उन आइटम्स में जो कि पर्सनल यूज़ की हैं। ये प्रोहिबिशंस और रिस्ट्रिक्शंस की जो बात हो रही थी, प्रोहिबिशंस आर इन एडिशन टू जो ऑलरेडी अपेंडिक्स ए ऑफ इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में है, और इनको जो लगाया गया है सर्टेनली जो गवर्नमेंट का है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इशू है, उसको ठीक करने के लिए वो एक जो है इसको लगाया गया है। अब रह गया इशू कि जी कमर्शियल क्वांटिटी और वो पर्सनल यूज के लिए ला रहा है, तो इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर्टेनली इसमें जो है कॉमन सेंस की बात आएगी। अगर कपड़े हैं वो पहनने के लिए अपने ला रहा है, वो अपनी चॉकलेट्स हैं बच्चों के लिए, उसके 3 बच्चे हैं उनके लिए भी चॉकलेट्स हो सकती हैं, तो सर्टेनली वो नहीं होगी। अगर वो कमर्शियल क्वांटिटी के लिए ला रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो ये प्रोहिबिशन लगाई गई है उसको वो सर्कमवेंट कर रहा है, तो देन सर्टेनली वो दोज गुड्स विल बी लायबल। सर, कमर्शियल क्वांटिटी को किस तरह से डिफाइन किया गया? बिकॉज देखिए ना, यहाँ भी थोड़ा सा टेस्ट जो है आई बेग टू डिफर फ्रॉम यू, यू नो, डिफरेंट हो जाता है, रिलेटिव हो जाता है। बिकॉज हो सकता है अगर एक शख्स जो है वो 2 साल के बाद मुल्क से बाहर गया, वो 15 पेयर्स ऑफ शूज अपने साथ लेकर आ रहा है, उसको लग रहा हो वो उसके पर्सनल यूज का है, एयरपोर्ट पे पहुंचता है, ऑफिशियल्स को लगता है कि नहीं वो 15 जूते क्यों लेकर आ रहा है, हो सकता है उसने यहाँ बेचने हो, तो फिर वो एक लाइन ऑफ क्लैरिटी हमें किस तरह से मिलेगी, इस पे आप हमारी रहनुमाई करें। Certainly, इसमें there will be an amount of discretion and common sense involved, जो भी ऑफिसर वहां पे मौजूद है। तो इसमें जो शुरू में जब इनकी ये प्रोहिबिशंस की गई तो certainly there were issues at the airports, लेकिन फिर उसको हमने लेवल उसका बढ़ाया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कि जी अब जो भी आपकी कोई इस तरह की अगर कंप्लेंट है आपको, तो वो आप सीनियर लेवल पे दें। एडिशनल कलेक्टर ऑफ कस्टम जो कि सीनियर होता है, उनको हमने सारी एयरपोर्ट्स पे फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए। इस चीज को डायरेक्शन दे दी गई है कि निचले स्टाफ पे नहीं बल्कि वो राउंड जो है वहां पे जाकर देखेंगे किस तरह का इशू। लेकिन जो ये करना कि जी ब्लैक एंड व्हाइट में इस तरह से अलग कर दिया जाए, वो शायद उस तरह से पॉसिबल नहीं होगा, और ह्यूमन डिस्क्रिप्शन और ह्यूमन कॉमन सेंस जो है वहां पे मौजूद रहेगी। जी बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा मुनीब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, मैं चाहूंगी आप इस पॉइंट पे मजीद डिलिब्रेट करें। आप ये नाजरीन को बताएं कि जब हम बात कर रहे हैं यू नो इस पर्टिकुलर ऑर्डर की, तो कमर्शियल आपको नहीं लगता कि एक रिलेटिव टर्म है? बिकॉज सब्जेक्टिव राधा हो सकता है एक शख्स के लिए एक चीज़ कमर्शियल हो, दूसरे शख्स के लिए ना हो। बिल्कुल, इसके लिए जो वर्ड यूज़ किए गए हैं वो है नॉन एसेंशियल लग्जरी आइटम्स के ऊपर बैन लग गया। अब नॉन एसेंशियल और लग्जरी ये 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं, हमें इसका मतलब समझना पड़ेगा कि क्या बैरोमीटर है, आप कैसे नॉन एसेंशियल को एसेंशियल आइटम्स के साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक चीज़ लग्जरी है या बस वो सिर्फ एक पर्सनल यूज़ के लिए आप कहीं गए हुए थे, आप कहीं हॉलीडे कर रहे थे किसी बैरून मुल्क में, आप वहाँ अपने साथ कुछ चीज़ें लेकर आए। जैसे छोटी सी बात है कि बहुत खबरें आ गई ये अभी मई के महीने में कि जी चॉकलेट्स पकड़ी गई हैं एयरपोर्ट के ऊपर। अब ये आज से काफी महीने पहले कोई सोच ही नहीं सकता था कि हम चॉकलेट ला रहे हैं या हम अपने साथ थोड़ा बहुत कोई स्नैक्स लेकर आ रहे हैं तो वो पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्शियल इशू छिड़ जाएगा। तो अब काफ़ी लोगों को ये महसूस हो रहा है कि जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेकर आ रहे हैं, सिर्फ चॉकलेट नहीं, इसमें आप ले आए जूते। कई लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें इसलिए भी ले आते हैं बिकॉज उन्होंने तहफ़ देने होते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि वो कमर्शियल पर्पस के लिए लेकर आ रहे हो। एक बंदा अगर 2-3 साल के बाद मुल्क से बाहर जा रहा है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर पता ही नहीं कि इसका एंड यूज़ क्या होगा। क्या कोई एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आप डिटरमिन कर सकते हैं कि इसका एंड यूज़ क्या होगा? बिकॉज अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि एक प्राइवेट यूजर है, वो अपनी प्राइवेट कंजम्पशन के लिए चीजें पैसेंजर लेकर आ रहा है अपने साथ, चाहे वो चॉकलेट हो या चाहे वो कोई ब्रांडेड डिजाइनर शूज हो, आपको एज अ कस्टम ऑफिशियल लग रहा है कि वो कमर्शियल यूज के लिए, पहले से लग रहा है कि वो अंडरहैंड इसको सेल करेगा फॉर प्रॉफिट। तो वहां पे तो एक आ गई ना बहुत एक बड़ा इल्जाम भी है, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो बर्डन है वो भी हाई होना चाहिए। ये नहीं कि एक पैसेंजर एयरपोर्ट पे आया आपने उसको वहीं रोक दिया। आई थिंक फिर उसमें मे बी परहैप्स वो ये भी देखते हैं कि यू नो उसकी प्रोफाइलिंग भी माइट कम इन हैंडी देयर कि यू नो कितना फ्रीक्वेंटली आता जाता है। बिकॉज आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के भी जो केसेस होते हैं उसमें देयर इज अ सर्टेन यू नो ट्रेंड जो कि पैसेंजर्स फॉलो करते हैं, जिसपे उनको आइडेंटिफाई करना भी आसान होता है। जो आप म्यार सेट कर रहे हैं टू डिटरमिन कि कोई
इलीगल ट्रेडिंग के अंदर या गुड्स की स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है, दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। और इसी के साथ एक और प्रॉब्लम भी है कि अगर आपने इंपोर्ट्स को बैन कर दिया है ऑल टुगेदर और वो कोई 38 से ज्यादा आइटम्स हैं जिसके ऊपर बैन लग गया है, उसका बिजनेस पे क्या इंपैक्ट होगा? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको काफी इंपोर्टेड गुड्स या आइटम्स की जरूरत पड़ती है, तो कहीं वो रॉ मटेरियल के ऊपर मिस आउट तो नहीं कर रहे, उससे कहीं इस किस्म की ऑस्टेरिटी से। कुछ चीजें फिर बाद में रिवाइज भी हुई, उन्होंने एनिमल फीड इनिशियली की थी बेसिकली बैन, उसके बाद उन्होंने रिमूव कर दी। बाय एंड लार्ज ऑस्टेरिटी जो है ये लोकल इंडस्ट्री के ऊपर कैसा इंपैक्ट करेगी अगर आपने इस तरह की स्वीपिंग बैन्स लगा दिए? आई थिंक शॉर्ट टर्म इट माइट बी अ गुड मूव, बट लॉन्ग टर्म जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज है वो हमें स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सर, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारे आज की इस डिस्कशन से एमिनेट करता है वो ये करता है कि एट अ वेरी बेसिक लेवल जब हम बात कर रहे हैं कस्टम ड्यूटी की, कस्टम टैरिफ की, उसको हम बाकी टैक्सेस से किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं? बिकॉज और भी टैक्सेस हैं जो आप पे लीवाई किए जा सकते हैं, जिस तरह के सेल टैक्स हो गया या कोई और किस्म का टैक्स हो गया, तो कानून में कहाँ पे डिस्टिंक्शन ड्रॉ है? इसमें थोड़ी डेवलपमेंट आई है, वो ये आई है कि इनलैंड रेवेन्यू के नाम से एक अलग इदारा बना दिया गया। उन्होंने कस्टम का काफ़ी बर्डन शेयर कर लिया, खास करके आपका एक्साइज टैक्स, आपके दीगर टैक्सेस उनको शिफ्ट हो गए, अब वो उसको देख रहे हैं। और ये जो कस्टम है ये बेसिकली इसको फोकस कर दिया गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की तरफ। ठीक है। और एक और इसमें डेवलपमेंट ये आई कि क्योंकि नारकोटिक्स और दीगर चीज़ें थी तो इन्हें उस हवाले से भी काफ़ी तेज़ी से एक्ट करना पड़ा और अपनी जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे उसको भी ऑर्गेनाइज करना पड़ा। बिल्कुल सर, एक बड़ा प्रेसिंग इशू जो हम देखते हैं सामने आता है वो ये कि बहुत ज़्यादा लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं मोर सो ऐसे रिटेल बिजनेसेस से करते हैं जो कि प्लेस्ड बाहर होते हैं और उनके फिर प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं शिप होके। वहाँ पे कई लोग कहते हैं कि कई दफ़ा जो है वो उसी बिजनेस से शॉप करें, लेकिन उनके ऊपर जो है जब पाकिस्तान उनके प्रोडक्ट्स आते हैं उन पर कस्टम ड्यूटी जो है वो लीवाई की जाती है और कई दफ़ा जो है वो नहीं की जाती। तो किस तरह से इस डिस्क्रिपेंसी को जो है हम वो एड्रेस कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ये है कि हमारे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उसके अलावा WTO के रूल्स हैं, उसके अलावा मोस्ट फेवरेट नेशन की बात है। तो अगर हम ये ऑनलाइन रिटेलर से ख़रीदें तो हो सकता है डिफरेंट ड्यूटी लेवी हो, और B से ख़रीदें वही सेम चीज़, वही सेम कंट्री डिफरेंट होता जाए तो उसमें डिफरेंट सिनेरियो आ जाए। जी बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। जमील साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। मैं चाहूंगी कि कुछ बातें जो हैं वो अली शराजी साहब ने मेंशन की जिन पे मैं मजीद चाहूंगी कि आप हमारी रहनुमाई करें। ये आप नाज़रीन को बताएं कि हम देखते हैं बहुत इंस्टेंसेस में जो हैं बहुत ज़्यादा इशूज अराइज करते हैं, मोर सो ऑन दी वैल्यूएशन, ठीक है, जहाँ पे इम्पोर्टर जो है सपोजिटली ये क्लेम कर रहा होता है कि वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, अनरियलिस्टिक है, कस्टम ऑफिशल्स का एक डिफरिंग ओपिनियन होता है। तो जब हम कानून की बात करते हैं तो क्या तरीक़ेकार जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इस किस्म के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए? रिव्यू का प्रोसेस है हमारे कस्टम्स में जो प्रैक्टिकली होता है, और वो रिव्यू का प्रोसेस असिस्टेंट कलेक्टर तक जाता है, जिसपे ये कि जी एक अप्रेजिंग अफसर ने अगर कोई असेसमेंट की है और उससे कोई एग्रीड है इंपोर्टर तो प्रिंसिपल अप्रेजर को रिव्यू फाइल कर सकता है। अगर फिर भी उसका मसला हल नहीं होता तो वो असिस्टेंट कलेक्टर को रिव्यू फाइल कर सकता है, और ये सारा एक दिन में हो जाना है। ये कोई दिनों का या हफ्तों का काम नहीं है जैसे हमारे बाकी जुडिशियल प्रोसेस में लग जाता है। दूसरा है कि अगर झगड़ा ज्यादा बन गया है कि जी उस पर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है, वैल्यूएशन का झगड़ा है, तो फिर ये है कि सेक्शन 81 में आप प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जा सकते हैं। प्रोविजनल असेसमेंट ये है कि जी आप कह रहे हैं कि जी जो आप वैल्यूएशन लगा रहे हैं या जो ड्यूटी एंड टैक्सेस असेस कर रहे हैं मेरे हिसाब से ये 70 रुपए बनते हैं। कस्टम्स डिपार्टमेंट कह रहे हैं नहीं, मैं इसको अभी डिटरमिन नहीं कर सकता, इट रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन अबाउट द वैल्यूएशन एक्स्ट्रा, 100 रुपीज बनते हैं। तो व्हाट यू विल डू इज कि 30 रुपए का आपसे जो डिफरेंशियल अमाउंट है दैट विल बी सिक्योर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और आपके गुड्स को रिलीज कर दिया जाएगा ताकि आप जाएं अपना कारोबार करें। आपने जो मार्केट में बेची है मार्केट में बेचें, आपने कोई चीज मैन्युफैक्चर करनी है मैन्युफैक्चर करें। एक है कि जी झगड़ा बन गया है और इसकी कंटरवेंशन बन गई है और एक एडजुडिकेशन का प्रोसेस अंडर सेक्शन 179 शुरू हो गया है। इवन देन लॉ प्रोवाइड्स, अख्तियार देता है कलेक्टर को कि अगर वो गुड्स की नेचर ऐसी है कि एट द एंड ऑफ द डे उनकी कन्फिस्केशन नहीं होगी, रादर कोई जुर्माना करके उनको छोड़ा जाएगा जो वायलेशंस हैं, तो वो उस अमाउंट को सिक्योर कर लेता है, वो गुड्स भी वो रिलीज कर देता है। जी बिल्कुल सर, लेकिन कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द शो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि हमारी एक बेसिक कोशिश तो थी कि हम लोगों को जो है अपने आज के शो के ज़रिए बताएं कि ओवरऑल कस्टम लॉज जो हैं वो किस तरह से हम सब पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या टिप्स देना चाहेंगे बीइंग द ओनली कस्टम ऑफिशियल ऑन द पैनल टुडे कि वो क्या चीज़ें हैं जिनका खास ख्याल रखना चाहिए मोर सो जब वो बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिनसे वो पॉसिबली स्टेयर क्लियर कर सकते हैं ऑफ कमिटिंग एनी कस्टम लॉ वायलेशंस?
جو ہماری ویب سائٹ ہے FBR کی، اس پہ وہ بڑی ریچ ویب سائٹ ہے، اگر آپ اس کو چیک کریں اس پہ سارے جو ٹیرف قوانین SROs وہ موجود ہیں، تو تھوڑا بہت ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہیلپ ڈیسک بنے ہوئے ہیں ہر ایئرپورٹ پہ، اور ان سے ہیلپ لی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر پھر بھی کسٹمز کے ڈپارٹمنٹ کی کوئی ہائی ہیڈیڈنیس رہتی ہے تو سینئر مینجمنٹ ہے، وی آر اوپن ٹو ایوری بڈی، کسی سے بھی کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، اوپن ڈور پالیسی. اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو فیڈرل ٹیکس امبوڈسمنٹ کا آفس ہے، جہاں پہ کوئی کسی طرح کی کوئی فیس نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. آپ وہاں پہ جسٹ ایک اپلیکیشن ڈالیں گے کہ میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اور وہ جو ہے فوراً اس کی کاگنیزنس لے کے، اگر if there is maladministration involved on the behalf of the customs officer تو اس کی کاگنیزنس لیں. تو ایک ایلابوریٹ میکنزم موجود ہے فیسیلیٹیشن کا بھی اور ایک اکاؤنٹیبلٹی کا بھی، تو لوگوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. جی بالکل سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن منیب میں آپ کی طرف آؤں گی. کمنگ ٹورڈز دا کنکلوژن آف دا شو، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی بیسیکلی کہ جنرلی تو سر نے اس بات پہ صحیح سے ایمفسائز کیا کہ ایک لوگوں کو نا بیسک لیول پہ اویئرنیس ہونی چاہیے اباؤٹ کسٹم لاز ان پاکستان. لیکن جہاں پہ ہم لا اینڈ پالیسی کی بات کرتے ہیں، مور سو جہاں پہ ہم کسٹم ایکٹ 1969 کی بات کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پرٹیکولر لا میں کیا چینجز لانے کی ضرورت ہے، کیا ریفارم لانے کی ضرورت ہے، سچ دیٹ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ جو ہم پاورز ہیں کسٹم آفیشلز کی ان کو ہم اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرا سکیں؟ بیکاز جہاں پہ آف کورس ان کے پاس اتنی وائڈ پاورز ہیں سیجر کی، کانفسکیشن کی، وہاں پر اٹس اونلی فیئر کہ وہ اس کو مس یوز نہ کریں. بالکل دیکھیں the law is in dire need of being updated. وہ اسی کیونکہ جس طرح آپ نے بھی کہا 1969 کا لیگل فریم ورک ہے، تو جو آج کے چیلنجز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے لا کو اپڈیٹ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. ایک تو یہ بھی ہے کہ بہت وائڈ پاورز ہیں کسٹمز آفیسرز کے پاس اور پاکستان کسٹمز کو جو اس کے اندر دی گئی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ کیا لا ایکسیسیبل ہے، کیا امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کو سمجھ آ رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے لا کے ساتھ ابائڈ کرنا ہے. کیونکہ ابھی یہاں ویلیویشن کی بات ہوئی تو کافی لوگوں کو تو یہ نہیں پتا کہ اچھا ہم لوگوں نے وی باک کے اوپر جا کر رجسٹر کرنا ہے، کیا ہم ایچ ایس کوڈ کیا ہوتا ہے، یا پھر CNF ویلیو کیا ہوتی ہے، اس کے اندر ہم نے کیا کیا ریگولیٹری ڈیوٹیز ڈالنی ہے، یا سیلز ٹیکس کا کیا رول ہوگا. تو ایک تو وہ بھی اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے the law needs to be more accessible، اور صرف تب ہوگا اگر اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہو. تو یہ بھی بہت اچھا ہے کہ ہم ادھر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. لیکن آپ کا پوائنٹ آگے سر میں آپ کی طرف آؤں گی اینڈ کمنگ ٹورڈز دا کنکلوژن آف دا شو، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ WTO کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ورلڈ اوور ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے ماڈرنائز کر دیا، رادر اپڈیٹ کر دیا کسٹم ٹیرفس کو. پاکستان میں ایز وی اسپیک 1969 کا لا ہے، آف کورس اس کے بعد بھی امپورٹ پالیسی آرڈر وغیرہ بھی آئے ہیں. لیکن اوور آل جب آپ پاکستان کے لیجسلیٹو فریم ورک کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے فار اس ٹو کمپیٹ ود دی انٹرنیشنل ارینا کیا چینجز لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ایک اور چیز اس کا ڈفرنٹ ڈائمینشن ہے. لا میں ایشو نہیں ہوتا، ایشو ہوتا ہے امپلیمنٹیشن میں. ایشو دو ہیں جو مین ہیں اس لا کے حوالے سے. پہلا یہ ہے کہ اویئرنیس in public and second capacity building of custom officials. بالکل. سو بیسیکلی آل اینڈ آل اویئرنیس، کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھنگ سب کو جو ہے ساتھ لے کے ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. آن وچ نوٹ آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ ٹوڈے شو. تھینک یو سو مچ منیب صاحب، تھینک یو سو مچ علی صاحب، اینڈ تھینک یو سو مچ جلیل صاحب فار یور ٹائم ٹوڈے. جی ناظرین، آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہم نے بیسیکلی بات کی، رادر ہماری طرف سے یہ کوشش تھی کہ ہم آپ کو بتائیں، ایک بیسک اوور ویو دیں پاکستان میں کسٹم لاز ایز دے ڈو اسٹینڈ ٹوڈے. اس میں جو ابھی ریسنٹ ایشو کراپ اپ کیا تھا ریگارڈنگ دا بین بیسیکلی آن دی امپورٹ آف لگژری آئٹمس، اس کو بھی ہم نے کلیریفائی اینڈ ایڈریس کرنے کی کوشش کی. اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور ان ایشوز پہ بات کریں جن پہ کنونشنلی میڈیا پہ نہیں ہوتی، مور سو ایک ایسے انداز میں بات کریں جس میں ہم آپ کی قانونی رہنمائی کر سکیں، فیل فری ٹو رائٹ ٹو اس. لیکن آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے تک کے لیے اتنی میزبان فاطمہ جان کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.